एक हस्बैंड और वाइफ दोनों एक बोट लेकर समुद्र में घूमने आए होते हैं और यहाँ पर वो दोनों पानी में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें पानी के अंदर एक शार्क दिख जाती है, जिसे देखकर वो दोनों बोट की तरफ भागने लगते हैं। बोट के पास पहुंचकर लड़की तो बोट में चढ़ जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड शार्क का शिकार बन जाता है। वो लड़की अपनी आंखों के सामने अपने हस्बैंड को मरता देख बुरी तरह रोने लगती है। तभी बोट की रस्सी टूटती है और वो लड़की भी पानी में गिर जाती है। अब इसके बाद सीन यहाँ से कट कर अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम चार्ली और कैज को देखते हैं, जो लिविंग रिलेशन में थे और जल्दी ही शादी करने वाले थे। वो दोनों समुद्र के किनारे एक रिजॉर्ट बनाकर रहते थे, जहाँ पर अमीर लोग घूमने आते थे और चार्ली अपने प्लेन में बैठाकर क्लाइंट को समुद्र की सैर कराता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ तो बहुत खुश थे, लेकिन फाइनेंशियली वो लोग काफी ज्यादा परेशान थे। एक दिन चार्ली के रिसोर्ट पर एक बड़ी पार्टी आती है, जिसे देखकर चार्ली को लगता है कि ये लोग उसे अच्छा पैसा देकर जाएंगे, जिससे वो अपना थोड़ा बहुत कर्जा तो चुका ही देगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि अगले कुछ घंटों में उन सबके साथ क्या होने वाला था। वो जो क्लाइंट चार्ली के रिसोर्ट में आए हुए थे, वो दोनों भी हस्बैंड वाइफ थे, जिनका नाम जोजी और मिशेल था। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसलिए जोजी अपनी वाइफ को समुद्र की सैर कराने लाया था। खैर, वो सभी लोग एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर वो सभी लोग प्लेन में बैठकर एक बीच पर जाने के लिए उड़ान भरते हैं। मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन प्लेन में उन चारों के अलावा एक और आदमी था, बेनी, जो चार्ली का दोस्त और उसका सबसे अच्छा साथी था। बेनी बातचीत के दौरान शार्क के बारे में सच्ची कहानियां सुनाने लगता है, जिन्हें सुनकर जोजी को डर लगने लगता है, क्योंकि वो एक डरपोक किस्म का आदमी था। इसी तरह वो सब लोग बातें करते हुए उस बीच पर पहुंच जाते हैं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत था। अब यहाँ पर पहुंचकर वो सभी लोग कुछ देर बातें करते हैं और फिर अलग अलग जोड़ा बनाकर बीच पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर घूमने के बाद मिशेल को वहां पर एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी मिलती है, जिसके दोनों पैर नहीं थे और उसकी हालत भी काफी खराब थी, जिसे देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि उसकी ये हालत शार्क ने ही की होगी। अब कैज वहां आकर उस बॉडी के पास देखती है तो उसे एक मोबाइल फोन मिलता है, जिसे वो बॉडी के फिंगरप्रिंट से खोल लेती है। मोबाइल खोलने के बाद वो उसमें उनकी लेटेस्ट फोटोज देखने लगती है, जो उसी जगह के आसपास समुद्र की थी। इन फोटोज में उसके साथ एक लड़की भी होती है, जिसे देखकर उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर ये आदमी अकेला नहीं था, इसके साथ इसकी पार्टनर भी थी, जो शायद अभी भी जिंदा मिल सकती है अगर वो शार्क से बच पाई होगी तो। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन तस्वीरों में ये वही कपल था कल जिसके ऊपर शार्क ने अटैक किया था, जिनमें से उस आदमी को तो शार्क ने मार दिया था जिसकी बॉडी यहाँ पर पड़ी थी, लेकिन बोट से पानी में गिरने के बाद उस लड़की का क्या हुआ उसका कुछ नहीं पता था। खैर, यहाँ से वो पांचों लोग समुद्र में लड़की को ढूंढने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि तस्वीरों में उन दोनों के साथ एक बोट भी थी, जिसके जरिए आसानी से लड़की को ढूंढा जा सकता था। अब समुद्र के ऊपर उड़ते हुए मिशेल की नजर उस बोट पर पड़ती है, जिसके बाद चार्ली अपने प्लेन को वहीं पर लैंड करा देता है। लेकिन बाहर से देखने पर उन्हें बोट पर कोई भी नहीं दिखता, वो पूरी तरह खाली थी। इसीलिए पानी में उतरकर बेनी लड़की को ढूंढने के लिए बोट के अंदर जाता है और अंदर जाकर वो उस लड़की की लाश को देखता है, जिसे देखकर बेनी बुरी तरह से घबराकर बोट के बाहर आ जाता है। अब समुद्र में तैरते हुए बेनी अपने प्लेन पर आ पहुंचता है, जिसके बाद वहां से भागने के लिए चार्ली अपने प्लेन को स्टार्ट कर लेता है। लेकिन प्लेन के उड़ने से पहले ही शार्क वहां आकर प्लेन पर अटैक कर देती है, जिससे वो प्लेन डैमेज होकर समुद्र में डूबने लगता है। अब प्लेन को डूबता देख बेनी जल्दी से लाइफ राफ्ट को खोल देता है और वो सब लोग प्लेन से निकलकर राफ्ट में चढ़ जाते हैं। खैर, शार्क तो वहां से चली जाती है, लेकिन ये पांचों लोग शार्क से बचने के बाद भी बुरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि समुद्र में जिस जगह पर इस वक्त वो थे, किनारा वहां से बहुत ज्यादा दूर था, वो भी लहरों के बिल्कुल उल्टी दिशा में, जिस दिशा में लाइफ राफ्ट का जाना पॉसिबल नहीं था। तो अब उन लोगों के पास में सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो लहरों के सहारे उसी दिशा में आगे बढ़ते रहें जिधर लहरें उन्हें लेकर जाएं। लेकिन वो लहरें दूसरे किनारे पर कब पहुंचाएंगी इसका कोई अंदाजा नहीं था। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था बीच समुद्र में शार्क से बच पाना, और अगर किसी तरह वो शार्क से बचे रहे तो भूख और प्यास उनकी जान ले लेगी। मगर वो अब कर भी क्या सकते थे, किस्मत के भरोसे उन्हें आगे बढ़ना ही था। उनका अंजाम क्या होगा ये आगे की कहानी तय करेगी। बहरहाल वो पांचों लोग लाइफ राफ्ट में बैठकर लहरों की दिशा में वहां से आगे बढ़ने लगे। हाथों में राफ्ट के पैडल लेकर दो दो लोग बदलकर उस राफ्ट को चलाने लगते हैं। कभी कोई दो लोग पानी में पैडल चलाते और उनके थक जाने पर दूसरे दो लोग पैडल हाथ में ले लेते।
इसी तरह धीरे धीरे वो लोग किनारे की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। आज का पूरा दिन तो राफ्ट में ही गुजर गया और रात हो गई। इस काली रात में हर तरफ पानी और कुछ नहीं, मंजर काफी डरावना था। इस वक्त मिशेल और जॉर्जी राफ्ट को चला रहे होते हैं और तभी मिशेल की आंख लग जाती है, जिससे उसका पैडल हाथ से छूटकर पानी में ही गिर जाता है। थोड़ी देर में ही मिशेल की आंख खुलती है तो उसके पास पैडल नहीं था। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और उन सब लोगों को इसके बारे में बताती है, क्योंकि पैडल के बिना उनकी राफ्ट की स्पीड और भी ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि थोड़ी ही दूर पर उन्हें पैडल दिख जाता है और कैज उसे लेने के लिए पानी में कूद पड़ती है। कैज पैडल को हाथ में लेकर वापस राफ्ट की तरफ आने लगती है, तभी वहां पर कैज के पीछे सार्क आने लगती है। सार्क कैज के बिल्कुल करीब आ चुकी थी, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाकर कैज राफ्ट में चढ़ जाती है और चार्ली उसे गले लगा लेता है। अब जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे ही ठंड भी काफी तेज बढ़ने लगती है, जिससे मिशेल और कैज बुरी तरह कांपने लगती हैं। तब चार्ली उन दोनों को एक कॉस्ट्यूम देता है, जिसे पहनकर काफी हद तक उनकी ठंड कम हो जाती। वो दोनों कॉस्ट्यूम पहनने लगती हैं। तब मिशेल को जिप लगाने में प्रॉब्लम आ रही होती है। इस पर बेनी उसकी हेल्प करने को उठता है, लेकिन जॉर्जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बेनी के ऊपर गुस्सा करने लगता है। बेनी उसे समझाता है कि मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा था, लेकिन गुस्से में जॉर्जी उसे पानी में धक्का दे देता है। बेनी को पानी में गिरता देख वो सब लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि सार्क उनसे ज्यादा दूर नहीं थी। लेकिन बेनी पानी के ऊपर आकर लाइफ राफ्ट की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो राफ्ट में चढ़ने वाला होता है, सार्क उसे अपने जबड़े में दबा ले जाती है और बेनी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। बेनी की मौत के बाद कैज जॉर्जी के ऊपर काफी गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि तुमने बेनी की जान ले ली, लेकिन चार्ली उसे समझा लेता है कि बेनी तो चला गया, अब जॉर्जी के ऊपर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा। और इसके बाद वो लोग बेनी का शोक मनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर के बाद तेज तूफान के साथ वहां बारिश होने लगती है। तब कैज उस बारिश का थोड़ा पानी एक बोतल में भर लेती है, जिससे वो सब लोग एक एक घूंट पीकर अपनी प्यास को कम कर पाते हैं। तभी चार्ली राफ्ट की सेफ्टी किट में से एक चाकू और छोटी गन निकालता है, जिससे वो लोग सार्क को मार सकें। चार्ली उन लोगों को बताता है कि सार्क का दिमाग दोनों आंखों के बीच वाले हिस्से में होता है, जहां वार करके हम उसे खत्म कर सकते हैं। कैज इस आइडिया को सुनकर चार्ली से ऐसा करने के लिए मना करती है, क्योंकि इसके लिए चार्ली को सार्क के बिल्कुल करीब जाना होगा। लेकिन चार्ली कैज को समझाता है कि हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, किनारे तक ये सार्क हमें जाने नहीं देगी, इसलिए इसे मारना ही बेहतर होगा। इसी दरमियान एक बार फिर से सार्क उनकी राफ्ट पर हमला करती है, जिससे उनकी राफ्ट हवा में उछलकर दूर जाकर गिरती है और वो सब लोग राफ्ट से नीचे गिर जाते हैं। पानी में गिरते ही हड़बड़ी में वो सब लोग दोबारा से राफ्ट में चढ़ जाते हैं, लेकिन जॉर्जी को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो वहीं पर रह जाता है। वो सब लोग चिल्लाकर उसे आवाज लगाते हैं और उसे बचाने के लिए मिशेल पानी में कूदने लगती है, लेकिन पलक झपकते ही जॉर्जी को सार्क दबोच लेती है और उसे अपना शिकार बना लेती है। जॉर्जी के जाने के बाद उसकी वाइफ मिशेल थोड़ी देर के लिए सदमे में चली जाती है, लेकिन किसी तरह चार्ली और कैज दोबारा से उसका हौसला मजबूत करते हैं और उसे समझाते हैं कि हमारे साथ जॉर्जी का सफर यहीं तक था। खैर किसी तरह उनकी ये भयानक रात कट जाती है और वो तीनों सुबह का सूरज देख पाते हैं। सुबह को चार्ली ने अपने चाकू को पैडल के साथ जोड़ लिया होता है, जिससे वो राफ्ट में बैठकर ही सार्क को मार सके। इसी के साथ वहां पे सार्क भी आ जाती है और चार्ली उसके दिमाग पर हमला करने के लिए पूरी तरह रेडी होता है। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो एक नहीं बल्कि 2 सार्क होती हैं, जिनके ऊपर चार्ली एक साथ हमला नहीं कर सकता था। तभी एक सार्क पानी के ऊपर अपना मुंह निकालती है, जिसे देखकर मिशेल डर के मारे ही नीचे गिर जाती है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि मिशेल भी अब नहीं बचेगी, लेकिन फौरन ही चार्ली उसे राफ्ट में खींच लेता है और उसकी जान बचा लेता है। खैर इसके बाद वो दोनों सार्क तो वहां से चली जाती हैं, मगर अब उनके लिए दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि सार्क अटैक के बाद राफ्ट में पंचर हो गया था, जिस वजह से वो अब ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। अब किसी तरह सरवाइव करते हुए उनका ये पूरा दिन पूरी रात भी गुजर जाती है और वो तीनों लोग सही सलामत एक और नया सवेरा देख पाते हैं। सुबह होते ही हम देखते हैं कि वो तीनों थक हार कर राफ्ट में पड़े सो रहे होते हैं और पंचर होने की वजह से उनकी राफ्ट में काफी ज्यादा पानी भर चुका होता है। तभी मिशेल की आंख खुलती है तो वो सामने किनारे को देखती है, जो उनसे कुछ ही दूरी पे था। इसके बाद जल्दी से वो उन दोनों को भी उठाती है और किनारे को देखकर तीनों के अंदर जान में जान आती है। अब यहाँ पर उन्हें एक उम्मीद मिलती है कि वो तीनों सही सलामत बच पाएंगे।
अपनी इसी खुशी के साथ वो तीनों किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन शार्क का खतरा अभी भी उनके साथ ही था। चार्ली जब पीछे देखता है तो दोनों शार्क उसके पीछे चली आ रही होती हैं और उनकी राफ्ट भी इस हालत में नहीं थी जो उन्हें किनारे तक पहुंचा सके। जब उन तीनों को कोई रास्ता नहीं दिखता तो चार्ली मिशेल को तैरते हुए किनारे पर जाने के लिए कहता है और खुद कैज के साथ पानी में उतर जाता है। यहाँ चार्ली के हाथ में एक चाकू होता है और कैज के हाथ में एक गन के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी था, जिससे वो लोग पानी में सांस ले सके। चार्ली हाथ में चाकू लेकर शार्क के पास पहुंचता है और उसके इशारे पर कैज शार्क के मुंह में गन फायर कर देती है, जिसके बाद चार्ली शार्क के ऊपर बैठ जाता है और उसके माथे पर चाकू से हमला करते हुए उसे मार देता है। उधर मिशेल किनारे से थोड़ी दूर पड़े एक शिप पर चढ़ जाती है, जिसकी हालत बिल्कुल कबाड़े वाली थी। पानी के अंदर चार्ली ने एक शार्क को तो मार दिया था, लेकिन अभी दूसरी शार्क बाकी थी जो उनकी तरफ ही आ रही थी। अब चार्ली गन में दूसरा कारतूस डालकर शार्क के मुंह पर फायर करता है, लेकिन उसका ये फायर चूक जाता है और वो शार्क चार्ली को अपने जबड़े में ही दबा ले जाती है। चार्ली के मौत के बाद कैज पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसके सामने ही चार्ली की जान चली गई और यहाँ से कैज पानी में तैरते हुए सीधे मिशेल के पास पहुंचती है। कैज यहाँ आकर मिशेल को बताती है कि चार्ली अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके बाद वो दोनों ही रोने लगती हैं और अब यहाँ पर एक बार फिर से शार्क उन पर अटैक करती है, जिससे वो दोनों ही पानी में गिर जाती हैं। अब कैज एक बार फिर से मिशेल की जान बचाने के लिए उसे किनारे पर भगा देती है और खुद शार्क को मारने के लिए शिप के अंदर चली जाती है। शिप के अंदर ही शार्क कैज के ऊपर अटैक करने आ जाती है, लेकिन वो शिप की लकड़ियों के बीच में ही फंस जाती है। इधर कैज के हाथ से ऑक्सीजन सिलेंडर छूट जाता है और वो सांस न मिलने की वजह से पानी में ही बेहोश होने लगती है। तभी वहां पर मिशेल आ जाती है और वो अपने मुंह से कैज को सांस देकर उसे होश में लाती है। अब इसके बाद कैज शिप में लात मारने लगती है, जिससे ऊपर लटकी हुई एक नुकीली लकड़ी नीचे गिरती है और वो लकड़ी सीधे शार्क के माथे में घुस जाती है, जिससे वहीं पर शार्क मर जाती है। शार्क के मर जाने के बाद वो दोनों तैरते हुए समुद्र के बाहर आ जाती हैं और फाइनली अपने 3 साथियों को खो देने के बाद वो दोनों ही जिंदा बच पाती हैं।